Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. And today I'm here with explanation of second lesson of the book Flamingo of Standard 12th. Name of the lesson is Lost Spring, written by Anees Jung. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? बहुत ही खुशनुमा प्लेजेंट सा वेदर होता है स्प्रिंग में, और यहाँ लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग। वो जो खुशनुमा पीरियड है उस सीजन का, वो कहीं मिस हो गया है। तो ये जो स्टोरीज हैं इस टॉपिक के अंदर, वो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड को स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया है। जितना प्लेजेंट पीरियड होता है स्प्रिंग सीजन का, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उतना ही जॉयफुल, प्लेजेंट और एंटरटेनिंग पीरियड होता है चाइल्डहुड का। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेसन, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द ऑथर। अनीस जंग, जिनका बर्थ हुआ राउरकेला में, और इन्होंने अपना चाइल्डहुड और अडोलसेंस पीरियड बिताया हैदराबाद में। इन्होंने एजुकेशन रिसीव किया हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर थे, और अनीस जंग ने जो अपना करियर बिगिन किया, जो स्टार्ट किया, वो एज अ राइटर इंडिया में ही स्टार्ट किया। ये एडिटर और कॉलमनिस्ट थी बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर्स के इंडिया और अब्रॉड में, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी ऑथर की थी। ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो लेसन दिया हुआ है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये है इनकी बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। यहाँ इन्होंने एनालाइज किया है वो जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है और जो ट्रेडिशंस हैं जिनकी वजह से कर्स्ड हैं ये बच्चे एक्सप्लॉयटेशन वाली लाइफ जीने के लिए। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनके मीनिंग आई टेल यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द लेसन, राइट? हियर द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. इस लेसन की शुरुआत की है अनीस जंग ने क्वेश्चन पूछ के साहिब से। साहिब वो लड़का है जिससे अनएक्सपेक्टेडली ये मिल जाया करती थी, क्योंकि वो उसके नेबरहुड में हर मॉर्निंग गार्बेज डंप से गोल्ड ढूंढने के लिए आया करता था। ओके, एनकाउंटर मींस अनएक्सपेक्टेडली टू कम अपॉन समबडी, एंड देन स्क्राउंजिंग मींस टू लुक फॉर। तो यहाँ गोल्ड मेटाफर की तरह यूज हुआ है। मेटाफर किस चीज के लिए मेटाफर यूज हुआ है? ये वैल्यूएबल थिंग्स के लिए। तो वो गार्बेज डंप्स में कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढने के लिए आया करता था, और इस राइटर ने क्वेश्चन किया कि तुम यहाँ क्यों आते हो, गार्बेज कलेक्ट क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. साहिब अपना घर काफी पहले छोड़ के आ चुका था। उसका घर ढाका बांग्लादेश में ग्रीन फील्ड्स के बीच में हुआ करता था, मिड्स मींस इन द मिडल ऑफ, और बहुत ज्यादा पुरानी मेमोरी नहीं है उसके लिए ये। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. और उसकी माँ ने ऐसा बताया था कि बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से ये जो उसका घर था, जो उसके फील्ड्स थे, वो सब बर्बाद हो गए थे, ruin हो गए थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और यही रीजन उसने बताया था कि इसीलिए इन लोगों ने ढाका में अपना घर छोड़ दिया था। एंड नाउ वो सर्च कर रहे थे, लुकिंग फॉर मीन्स टू सर्च और हंट फॉर, तो वो अब गोल्ड ढूंढ रहे थे इस बड़ी सी सिटी में जहां वो अब रहते थे। और यहाँ गोल्ड का मीनिंग क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, नेसेसिटी, जरूरत, खाना वगैरह देखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ आ गए थे। I have nothing else to do, he mutters looking away. अब जब इसने क्वेश्चन किया ना कि तुम क्यों करते हो यहाँ, ये गार्बेज कलेक्ट क्यों करते हो, बच्चा है, उसके पास कोई आंसर था नहीं, तो उसने कहा कि क्योंकि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है तो मैं ये करता हूँ। और उसने ये बहुत ही कैजुअली कहा दूसरी तरफ देखते हुए। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब इसके मुंह से अचानक सा स्लिप हो गया, तो स्कूल जाओ ना, पढ़ लो। Glibly means speaking or spoken in a confident way but without careful thought or honesty. और hollow means meaningless. तो अब इसे एहसास हुआ अचानक से, मीन्स इसने बड़े कॉन्फिडेंटली तो कहा था कि क्यों स्कूल जाओ, एजुकेशन ले लो, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहा कि वो कह क्या रही है। अचानक से उसे एहसास हुआ कि कितनी सेंसलेस, मीनिंगलेस सी बात कह दी है इसने, क्योंकि अगर वो एफर्ट कर सकता तो वो स्कूल खुद ही चला जाता, उसे किसी एडवाइस की जरूरत थोड़ी थी। When there is no school in my neighborhood, when they build one, I'll go. और उसने भी ऐसे ही कैजुअली जवाब दिया, नेबरहुड में कोई स्कूल तो है नहीं, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ, और जब बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. और इसने हल्का सा मजाक करते हुए कहा, ओके, अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो आओगे क्या? Yes, he says smiling broadly. अब उसने बहुत बड़ा सा स्माइल करते हुए कहा कि हाँ मैं आऊंगा।
A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और वो कह रही है कि कुछ दिनों बाद ही मैंने देखा कि वो भागते हुए मेरे पास आया और बोला कि आपका स्कूल तैयार हो गया है. It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. उसने कहा स्कूल बनने में वक्त लगता है ये, और बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी. क्यों थी वो अशेम्ड? क्योंकि उसने वो प्रॉमिस किया था जो कभी पूरा नहीं होना था. उसे थोड़ी स्कूल बनाना था, उसने तो मजाक में कहा था. लेकिन फिर वो बोली कि लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिसेस तो यहाँ बहुत सारे अबंडेंट हैं जो इन लोगों से बनाए जाते हैं. ब्लीक मीन्स एम्प्टी. इनका जो ये हॉलो सा वर्ल्ड है जहां कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां ऐसे प्रॉमिसेस तो रोज की बात है. ठीक है, अबंडेंट है, जो भी आता है ऐसे प्रॉमिसेस करके चला जाता है. After months of knowing him, I asked him his name. साहिब आलम, he announces. और जब महीनों इसे हो गए उसे जानते हुए, अच्छी खासी इसकी जान पहचान हो गई, तब उसने एक दिन इससे नाम पूछा और इसने क्या बताया कि इसका नाम क्या है, साहिब आलम. He does not know what it means. उसे नहीं पता था इसका मीनिंग क्या है. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे अपने नाम का मीनिंग पता होता तो उसे बहुत वक्त लगता बिलीव करने में अपने नाम में, क्योंकि साहिब आलम का मीन्स क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का भगवान, लॉर्ड. ठीक है. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मीनिंग तो इसे नहीं पता था और ये आर्मी ऑफ फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और सारे बेयरफुट रहते थे. बेयरफुट मीन्स वेयरिंग नथिंग इन द फुट. ठीक है, कुछ नहीं पहनना है पैरों में, कोई स्लिपर्स नहीं, सैंडल्स नहीं, नो फुटवेयर. तो और वो ऐसे आते थे जैसे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह ये आते थे और उसके बाद नून में डिसअपियर हो जाते थे, वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. और महीनों की जान पहचान के बाद हर बंदे को ये इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने लगी थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. और इसने एक बंदे से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो. चप्पल क्या, फुटवेयर, बाथरूम स्लीपर्स भी बोलते हैं चप्पल्स को. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. और बहुत ही सिंपल सा उसने जवाब दिया कि शेल्फ से उतारती ही नहीं है मम्मी, तो मैं कैसे पहनूंगा. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और जो दूसरा बच्चा खड़ा हुआ था वहां, उसने कहा हाँ अगर उतारेंगी भी ना तो ये पहनेगा नहीं, फेंक देगा इधर उधर. ये ऐड किया उसके एक फ्रेंड ने जो मिसमैच्ड शूज पहने हुए था, फुटवेयर पहने हुए था. मींस एक पैर में कोई शू था और दूसरे पैर में कोई शू था. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब इसने कमेंट किया ना कि तुमने तो मिसमैच शूज पहने हुए हैं, तो वो शफल करके मींस हाइड करने की कोशिश कर रहा था, स्लाइड्स देम ओवर ईच अदर, मींस वो एक दूसरे के ऊपर कर रहा था, पैर छुपाने की कोशिश कर रहा था. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तो जो थर्ड बॉय खड़ा था उसने कहा कि मुझे भी शूज चाहिए. उसके पास कभी भी लाइफ में आज तक शूज आए ही नहीं थे, उसने कभी पहने ही नहीं थे. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. बोलिए कि मैंने पूरी कंट्री ट्रेवल की थी और मैंने बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चों को बैरफुट देखा था, सिटीज में, विलेज रोड्स में, कई जगह. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. जो elders थे वो क्या explanation देते थे इस barefoot होने का, कि this is not lack of money but this is a tradition that we are following. तो ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, हम इसलिए पहन रहे हैं कि ट्रेडिशन है, वो फॉलो करते हैं. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. लेकिन ये राइटर इस बात से कन्विंस नहीं हो रही हैं और वो बोल रही हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रेडिशन नहीं है, रादर ये नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर, यानी जो कंटिन्यूअसली जो ये लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं उसे छुपाने का एक तरीका है. I remember a story a man from ODP once told me. कह रही है कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो एक ओडीपी से एक बंदा था, उसने मुझे बताया था. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वो यंग बॉय हुआ करता था तो वो स्कूल जाया करता था, एक टेम्पल बीच में पड़ता था जहां इसके फादर जो थे वो प्रीस्ट थे. ठीक है, यानी स्कूल जा रहे हैं वो घर से, उस बीच में टेम्पल है जहां उसी के फादर प्रीस्ट हैं. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. अब वो थोड़ी देर के लिए रुकता था टेम्पल में और प्रे करता था भगवान जी से कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज दिला दीजिए. 30 years later, I visited his town in the temple, which was now drowned in an air of desolation.
तो वो बता रही है कि 30 इयर्स के बाद जब वो इस टाउन को विजिट करने आई और इस टेम्पल को भी उसने देखा, तो अभी उसने देखा कि वो जो टेम्पल है ना, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही एम्प्टी है, ठीक है, अकेला सा है और खाली है। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. बैकयार्ड में अब न्यू प्रीस्ट आ गया था और वहां रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब इसने देखा कि एक यंग सा बच्चा आया जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, सॉक्स पहने हुए था, शूज पहने हुए था, और वो पैंटिंग करते हुए, मतलब जो क्विक ब्रीथ्स जो लेता है, तेजी से जो सांस लेता है, वो वैसे ही करता हुआ यहाँ आया और उसने बैग उठा के फोल्डिंग बेड पे डाल दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. अब उसे याद आई वो प्रेयर जब किसी और बच्चे को वो पेयर ऑफ शूज मिल गए थे, तो उसने गॉडेस को क्या प्रे किया था। पहले वो क्या प्रे करता था कि मुझे शूज दे दीजिए, है ना, मुझे शूज मिल जाने चाहिए थे, और अब उसकी प्रेयर चेंज हो गई थी कि ये जो मुझे शूज मिले हैं ना, ये कभी मिस नहीं होने चाहिए, ये हमेशा मेरे पास रहने चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और वो बोल रही है कि उस बच्चे की जो प्रेयर थी वो गॉडेस ने ग्रांट कर दी थी, ठीक है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और यंग बॉयज जैसे उस प्रीस्ट का जो बेटा था अब वो शूज पहनने लगा था। बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन्ड शूलेस, लेकिन कह रही है कि कुछ लोगों को अवेलेबल हो गए थे, लेकिन जैसे ये जो रैग पिकर्स थे मेरे नेबरहुड में, वो आज भी शूलेस थे, बैरफुट रहते थे। तो यहाँ वो पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन जो इंडिया की है उसके बारे में बता रही है, जो बच्चे झेल रहे हैं, ठीक है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो ये क्या बोल रही है कि ये जो जान पहचान थी, एक्वेंटेंस क्या होता है, जान पहचान, कॉन्टैक्ट, तो ये जो इसका कॉन्टैक्ट था बैरफुट रैग पिकर्स से, ग्रेजुअली इसकी वजह से ये सीमापुरी पहुंची। सीमापुरी वो जगह है जहां ये लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, साहेब लोग रहते हैं, ठीक है। और क्या कह रही है इस प्लेस को कि पेरिफ्री पे है दिल्ली की, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरिफ्री मींस जस्ट उसके बॉर्डर पे है दिल्ली के, लेकिन फिर भी वो क्या कह रही है, माइल्स अवे। तो कहना क्या चाह रही है कि है तो बहुत क्लोज। बेसिकली अगर फिजिकली देखा जाए, मैप पे देखा जाए, तो दिल्ली के पेरिफ्री पे, तो यानी कि उसी की तरह बहुत ज्यादा मॉड होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा एडवांस होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा लग्जूरियस होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन जब हम देखते हैं इसकी कंडीशन, तो दिल्ली से बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है इसकी। कहाँ दिल्ली इतना एडवांस और कहाँ यहाँ रैग पिकर्स रह रहे हैं, बहुत स्लम एरिया है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रही है कि though it is situated at the periphery of Delhi, but it is miles away from Delhi, right? Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो squatters means जो unlawfully occupy कर लेते हैं कोई भी जमीन, ठीक है, या अनयूज लैंड, तो वो स्क्वाटर्स की तरह बहुत सारे लोग रह रहे हैं बांग्लादेश से जो आए थे 1971 में, ठीक है। तो यानी तो सीमापुरी के बारे में पता चला दैट इट इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, दो इट इज नॉट दैट डेवलप्ड, और यहाँ बहुत सारे स्क्वाटर्स रहते हैं, ठीक है, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहेब्स फैमिलीज अमंग देम, और साहिब के फैमिली भी उन्हीं फैमिलीज में से एक थी, यानी ये भी स्क्वाटर्स थे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स वेस्टलैंड, तो वो जो सीमापुरी थी उन दिनों वेस्टलैंड हुआ करती थी। इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, आज भी वो वेस्टलैंड ही है, लेकिन अब एम्प्टी नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 rag pickers. ये स्ट्रक्चर्स ऑफ मड की बात क्या करिए, क्या है ये स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मींस हट बने हुए हैं, जहां जिनकी जो रूफ्स हैं वो टिन से बनी हुई है। टॉर्पोलिन जो वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का देखा होगा वो। डिवॉइड मींस लैक, सीवेज मींस थ्रू सम सीवर्स दैट वेस्ट मटेरियल गोज आउट, ना फ्लोज आउट, तो वो सीवेज का लैक था कोई, या हिंदी में कहो तो नालियां, नालियां नहीं बनी हुई थी, तो गंदगी कहां से निकलेगी, तो वैसा कोई सिस्टम यहाँ था नहीं। और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था। ड्रेनेज क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम एन एरिया, तो वो ड्रेनेज का भी कोई सिस्टम नहीं था, और रनिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं था। इन पिटिफुल कंडीशंस में यहाँ 10,000 रैग पिकर्स सर्वाइव कर रहे थे। ना तो सीवेज था, ना ड्रेनेज था, ना रनिंग वाटर था, स्टिल
They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on the voters list and enable them to buy grain. अब वो यहाँ इस एरिया में 30 इयर्स से ज्यादा से रह रहे थे, ना तो उनके पास कोई आइडेंटिटी थी, आई कार्ड कुछ नहीं था, परमिट्स मींस लीगल डॉक्यूमेंट्स तो वो भी उनके पास नहीं थे, लेकिन राशन कार्ड्स थे। वजह क्या थी कि राशन कार्ड्स थे? कि राशन कार्ड की वजह से उनका जो नाम है वो वोटर्स लिस्ट में आ जाता था, और उन्हें क्या फायदा था कि राशन कार्ड से उन्हें खाना थोड़ा सा कम दाम में मिल जाता था। ठीक है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो यहाँ राइटर कह रही है कि सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी खाना है, तो वही उन्होंने प्रेफर किया। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. और ये बात ये किस लिए कह रही है कि इससे एक लेडी बोल रही है, अगर हम फाइनली अपने फैमिलीज को खाना खिला सकते हैं और बेड पे जा सकते हैं बिना एकिंग स्टमक, यानी कि पेट भरा हुआ है, कम से कम दर्द नहीं हो रहा है पेट में, इतने भूखे नहीं है, स्टार्व नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ रहना चाहेंगे इंस्टेड कि उन फील्ड्स में रहें ढाका में जो स्पॉइल हो चुके हैं और जो हमें खाना देने के लायक नहीं बचे हैं। Say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ये जवाब एक ग्रुप ऑफ विमेन ने दिया जो टैटर्ड साड़ीज में थे। टैटर्ड क्या होता है? टॉर्न, जो फटी हुई सी साड़ियां पहनी हुई थी लेडीज। उन्होंने बोला, जब इसने ये क्वेश्चन किया था कि उन्होंने अपना वो ब्यूटीफुल सा जो लैंड है ढाका में वो क्यों छोड़ा, जो ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स का लैंड है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. और अब उनकी कंडीशन ये थी कि जहां भी उन्हें खाना मिलता था वो वहीं सेटअप कर लेते थे अपना टेंट, और वो उनका ट्रांजिट मींस टेम्परेरी घर हो जाया करता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और इन्हीं ट्रांजिट होम्स में बच्चे इनके बड़े होते थे, वहीं उनका ब्रिंग अप होता था और वहीं उनकी शादियां हो जाती थी, पार्टनर्स हो जाते थे वो। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मीनिंग था रैग पिकिंग, यानी कि वो जो अर्न कर रहे थे वो रैग पिकिंग की वजह से ही अर्न कर रहे थे। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। हाइपरब्ले यूज किया हुआ है, इट मींस रैग पिकिंग। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोफेशन था, ये जो सर्वाइवल का जो तरीका था रैग पिकिंग, क्योंकि इतने साल हो चुके थे तो ये एक फाइन आर्ट की तरह उभर के आ रहा था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, it is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. तो राइटर बोल रही है कि ये जो गार्बेज था इन सारे लोगों के लिए गोल्ड था। यहाँ गोल्ड का मीनिंग है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो इन लोगों के लिए गोल्ड था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, और डेली ब्रेड था, और उनके सिर पे छत की वजह था। चाहे वो छत लीक ही कर रही थी, कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, स्टिल छत तो थी, लेकिन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा था। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. और ये साहिब बोलता है कि पता है कभी कभी गार्बेज में ना मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते हैं। और उसकी जो आंखें लाइट अप मींस इट वाज फिल्ड ऑफ जॉय, आईज वर फिल्ड ऑफ जॉय। तुम बहुत खुश होकर बोल रहा था कि 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और राइटर बोल रही है कि ऐसा होता है कि जब कोई सिल्वर कॉइन तुम्हें गार्बेज में मिल जाए तो क्या होता है ना, टेम्पटेशन होती है और ज्यादा ढूंढने का मन करता है कि एक और शायद सिल्वर कॉइन मिल जाएगा। तो इसी वजह से, इसी लालच में बच्चे जो हैं वो रैग पिकिंग में इंटरेस्टेड रहा करते थे। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग उनके पेरेंट्स के मीनिंग से डिफरेंट था। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it's a means of survival. बच्चों के लिए ये जो गार्बेज था ये कुछ वंडर्स, कुछ तो उसमें मिस्टीरियस था। मिस्टीरियस मीन्स दे आर गोइंग टू गेट समथिंग। कभी कभी उन्हें जो नोट मिल जाते थे तो वो वंडर था उनके लिए, ठीक है। और जो एल्डर्स थे उनके लिए ऑब्वियसली मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, उनके लिए छत की वजह था, उनके लिए खाने की वजह था, ठीक है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक विंटर मॉर्निंग में इसने साहिब को देखा कि एक फेंस्ड गेट पे ये खड़ा हुआ था नेबरहुड क्लब के। 2 बंदों को ये देख रहा था जो व्हाइट ड्रेस में थे और टेनिस खेल रहे थे। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. अब वो
ऐसे करके बोलता है, मीन्स हम करके बोलता है कि ओ मुझे ये गेम बहुत पसंद है, और वहीं खड़ा हुआ वो सेटिस्फाइड था, गेम देखने में ही सेटिस्फाइड था। I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. और इसने बताया कि जब कोई नहीं होता है ना यहाँ, तो मैं अंदर जाता हूँ, और ये जो गेटकीपर है वो मुझे स्विंग भी यूज करने देता है। स्विंग क्या होता है? ये वाला जो झूला होता है ना वो। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज ही पहने हुए थे, लेकिन जो अजीब लग रहे थे क्योंकि उसकी जो शर्ट थी वो डिस्कलर्ड थी, शॉर्ट्स भी डिस्कलर्ड मींस फेडेड थे, ठीक है, और शॉर्ट्स भी। Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. और जब ये राइटर उसके शूज देख रही थी तो उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि किसी ने दिए हैं, ये मुझे, मेरे नहीं है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. Discarded means thrown out. तो वो शूज क्या किसी के फेंके हुए शूज थे, जिसने इसलिए रिफ्यूज कर दिया था कि उन शूज में होल था, लेकिन वो भी शूज पहनने में इसे कोई वारी नहीं थी, उसने एक्सेप्ट कर लिए थे वो शूज भी, और बहुत खुशी से पहन रहा था। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. क्योंकि ऐसे बच्चे के लिए जो हमेशा बैरफुट ही जिसने वॉक किया हो, शूज जिनमें होल भी है वो भी सपने की तरह है, जैसे सपना सच हो गया हो। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन वो गेम जो इतना ईगर अटेंशन से ये देख रहा है वो उसकी रीच से बाहर है, वो कभी नहीं खेल पाएगा ये टेनिस, ऐसा राइटर बोल रही है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है, पैसा लगता है इसमें। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. आज साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर था। स्टील कैनिस्टर जो केटल टाइप होता है ना, जिसमें चाय सर्व की जाती है, जो शॉप्स में देखा होगा तुम लोगों ने, वो है स्टील कैनिस्टर। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. और इसने डिस्टेंस में पॉइंट करते हुए बताया कि अब ना वो जो डाउन द रोड टी स्टॉल है, मैं वहां काम करता हूँ। I'm paid 800 rupees and all my meals. ये अर्न करने लगा है, अब इसे 800 रुपीज मिलते हैं और तीनों टाइम का खाना मिल जाता है, तो इसके लिए बहुत है। Does he like the job? I ask. राइटर ने पूछा, तुम्हें वो जॉब पसंद है? His face I see has lost the carefree look. और राइटर ने नोटिस किया कि उसके फेस पे वो जो केयरफ्री लुक था जो छोटे बच्चों में होता है, बच्चों के फेस पे होता है, वो खत्म हो चुका था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. डीप मीनिंग है इस सेंटेंस का, ये जो स्टील कैनिस्टर है वो लिटरली क्या है, वो लिटरली बहुत ज्यादा हल्का है, उसमें ज्यादा से ज्यादा चाय होगी। प्लास्टिक बैग में तो बहुत ज्यादा गार्बेज हुआ करता था, लेकिन ये जो स्टील कैनिस्टर है ये हेवियर लग रहा है उस प्लास्टिक बैग के कंपैरेटिवली जो ये कैरी किया करता था, जिसमें गार्बेज हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अब ये ही इज वर्किंग अंडर समवन, ठीक है, ही इज नॉट मास्टर ऑफ हिज ओन, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा था, वो अब किसी के अंडर काम कर रहा था, वो अब एंस्लेव था, वो उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, ठीक है। द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग उसका अपना था इसलिए लाइटर था, और ये जो कैनिस्टर है वो शॉप ओनर का था, ठीक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब अब अपना मास्टर नहीं रहा था, ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था, वो किसी के अंडर काम करने लगा था। This is how we have come to the end of explanation of first part of the lesson Love Spring. Answers to all the questions you will find in explanation of the next part of this lesson. If you have got the lesson well, please write it down in the comment box below and don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the explanation of second part of this lesson in the next video. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.